Hello everyone, I am Sapna and today's topic is Operator Expression and Control Structure, chapter number 7 of RBSc Computer Book, Computer Science. All operators in C are also valid in C++. जितने भी ऑपरेटर्स C में हैं हम C++ में भी उनको यूज़ कर सकते हैं. इन एडिशन C++ इंट्रोड्यूसेस सम न्यू ऑपरेटर्स. कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए हैं उसने? इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ठीक है, पहले ये दो देखते हैं फिर थर्ड देखेंगे. इंसर्शन में कहता है इट प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू द आउटपुट स्क्रीन. अब हमने प्रिंटफ और स्कैनफ देखा था अभी तक. अब प्रिंटफ की जगह मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? सी आउट. प्रिंटफ में मुझे नाम स्टोर करवाना था, प्रिंट करवाना था, तो मैं लिख दी थी प्रिंटर और ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में अपना नाम. ठीक है, वैसे अगर मैं यहाँ कराऊंगी तो सी आउट और ये इंसर्शन ऑपरेटर मुझे देना पड़ेगा, बाकी सेम डबल कोट्स में नाम. ठीक है ना, तो दिस इज़ अ इंसर्शन ऑपरेटर. एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या बताता है कि इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड से वैल्यू देगा और फिर क्या करेगा? वैल्यू जो है वेरिएबल को देगा फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है ना, जो भी आपने काम करवाना है उसके लिए. तो सी इन फॉर इनपुट, जो सेम वहाँ पे क्या था? स्कैनफ. सी इन. ठीक है, सी इन में कौन सा दे रहा है? आपका एक्सट्रैक्शन. और यहाँ पे आपने जो भी इनपुट करवानी है वैल्यू थ्रू वेरिएबल वो आप करवा सकते हो. तो ये आपका क्या होगा? इंसर्शन ऑपरेटर और दिस इज़ द extraction operator. Now next one is scope resolution operator. C++ is a block structured language. Same variable name can be used in different blocks. The scope of the variable is in the between the point of its declaration and end of the block containing the declaration. अब ध्यान से समझते हैं कि a variable declared inside the block is local to that block. ब्लॉक जो है हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है ये हमारी, तो ब्लॉकिंग बना के हम प्रोग्राम बनाते हैं. तो ब्लॉक के अंदर जो आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो है लोकल वेरिएबल. ठीक है, और ब्लॉक के बाहर मीन्स अगर आप इंट मेन से भी ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब ब्लॉक के बाहर कर रहे हो, तो वो क्या है? आपका ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, लोकल को आप उसी ब्लॉक में यूज़ कर सकते हो और पूरे प्रोग्राम में कहीं नहीं यूज़ कर सकते. ग्लोबल को हम क्या कर सकते हैं? उस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस ग्लोबल वर्जन ऑफ अ वेरिएबल प्रोग्राम. एक्स की वैल्यू ली 10, ग्लोबल वेरिएबल मेन आया, फिर एक्स की वैल्यू ली 20, रीडिक्लेयर्ड इन लोकल में आ गए. फिर सी आउट इनर ब्लॉक एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. हमने क्या ली? एक्स की वैल्यू फिर से 30, इनर ब्लॉक में आ गया, और इनर ब्लॉक में, वो आउटर ब्लॉक था, इनर ब्लॉक में आ गया 30. फिर हमने प्रिंट करवा दिया सी आउट एक्स, जो डबल कोट्स में है वो क्या होगा? एज इट इज़ प्रिंट होगा, है ना, एज इट इज़ प्रिंट होगा ये और ये. और उसके बाद जो आपका आंसर है, वो जो भी आंसर है वो प्रिंट होगा. ठीक है, तो आउटर ब्लॉक में भी क्या प्रिंट करवाया? पहले एक्स. और अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें मैंने एक्स प्रिंट करवाया है और इसमें मैंने ये साइन लगा के एक्स प्रिंट करवाया, मतलब स्कोप रेजोल्यूशन करवा के. ठीक है, तो जब भी मैं सिंपल लूँगी तो ये जो ब्लॉक में है मेरी वैल्यू उसको प्रिंट करेगा, और जब मैं स्कोप वाला लगाऊंगी एक्स के पहले तो ये मेरी लोकल वैल्यू, मतलब ग्लोबल वैल्यू प्रिंट करेगा, जो मेरी मेन से पहले दी है ना मैंने भी, वो प्रिंट करेगा. ऐसे ही आउटर में भी इसने ऐसे ही दिया है, एक बार एक्स की वैल्यू लिए और एक बार स्कोप रेजोल्यूशन से लिए. ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है. इनर वैल्यू, इनर में क्या थी आपकी वैल्यू? ये थी 30. ठीक है, 30, तो उसने क्या कर दी? 30. और स्कोप रेजोल्यूशन में क्या है हमारी? सबसे ऊपर वैल्यू 10 ग्लोबल. ठीक है, तो उसने कर दी 10. अब इनर ब्लॉक में हो गया. आउटर ब्लॉक में क्या ली थी? एक्स की वैल्यू 20, और स्कोप के साथ ली थी वो क्या थी? वो तो 10 ही है ना, उसको तो चेंज ही नहीं किया. मेन में एक ही बार वैल्यू ले रखी है ना मेन से पहले, ग्लोबल में 10, तो वो 10 ही आ गया एज इट इज़. क्लियर? नाउ न्यू ऑपरेटर. द ऑपरेटर allocate sufficient amount of memory to data object at run time. रन टाइम आपके ऑब्जेक्ट में जब भी कोई वेरिएबल लेते हो तो वो आपको एक मेमोरी में स्पेस देता है आपको रन टाइम पे. दैट इज़ न्यू ऑपरेटर. ठीक है, और जब आप उस ऑपरेटर को डिलीट कर देते हो, डी एलोकेट करते हो ऑब्जेक्ट को, तो मेमोरी व्हेन द डेटा ऑब्जेक्ट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, आप देखते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे अब काम नहीं आ रहा और काम आएगा भी नहीं, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, सो दैट द रिलीज मेमोरी कैन बी यूज फॉर द अदर प्रोग्राम. तो दूसरे प्रोग्राम में काम में आ जाती है, तो इसमें क्या करेंगे? डिलीट पी. ओके, वी कैन टेक एग्जाम्पल. क्लास बनाइए सैम्पल. ठीक है, पब्लिक में गए, सैम्पल में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया. कंस्ट्रक्टर में हमने क्या यूज़ की, क्या लिखा है?
सी आउट हाई। जब भी मेरा कोई फंक्शन है उसके पहले अगर मैंने ये टाइल्ड निशान बना दिया ए ऐसे, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और डिस्ट्रक्टर होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, न्यू एंड डिलीट सो। ठीक है, अब देखते हैं। हमने लिखा है इसमें हाई और डिस्ट्रक्टर में लिखा बाय। ये लिखने के बाद हमने नीचे गए सैम्पल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिया हमने, न्यू सैम्पल लिया। और पहले तो न्यू सैम्पल में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, और न्यू करके मतलब सैम्पल में जो वैल्यू थी, और डिलीट में हमने उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ब्लैक वाली लाइन में हाई बाय। हाई इज रिटन इन द कंस्ट्रक्टर and while by is written in the destructor. Therefore when object obj is creating, obj को जब create किया, constructor will be called print, उसने constructor को called किया और हाई प्रिंट करवा दिया। सेम जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी फ्री, जब ऑब्जेक्ट को फ्री कर रहे थे मतलब डिलीट कर रहे थे, तो डिस्ट्रक्टर ने उसको कॉल किया और क्या प्रिंट करवा दिया, बाय प्रिंट करवा दिया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, हाई बाय। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू एंड डिलीट। Next is expression and their types. An expression is a combination of operators, constant and variables arranged as per the rule of the language. There are following types of the expression. Expression एक किसी भी ऑपरेटर, कांस्टेंट, वेरिएबल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि हम कुछ लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया उन्होंने, पहला कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वो जो हमेशा फिक्स होती है, रन टाइम पे भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीजरल, इंटीजरल मतलब आप राउंड फिगर जो भी दे रहे हो वो आपका हो गया इंटीजरल। कांस्टेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कांस्टेंट वैल्यू, 20, 30 दे रखिए। इंटीजरल, दोज एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूसेस इंटीजर रिजल्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10x प्लस। ठीक है, फ्लोट एक्सप्रेशन मतलब डेसिमल में आपकी वैल्यू आएगी। अब आपने a प्लस बी को 5 से डिवाइड किया तो डेसिमल में आपका आंसर आ सकता है। दोज एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूसेस फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। पॉइंटर, पॉइंटर क्या करता है, जहाँ से कहाँ से लेगा, आपके एड्रेस से वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, नाउ रिलेशनल ऑपरेटर, दोज एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस बूलियन टाइप ऑफ द रिजल्ट। ए लेस देन इक्वल्स टू वाई, बूलियन टाइप रिजल्ट देगा, ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना बताना है इसको। तो अगर x की वैल्यू y से कम है या उसके बराबर है तो जो कंडीशन दी होगी वो प्रिंट कर देगा। अगर a की वैल्यू इक्वल्स टू मतलब डबल इक्वल्स टू है तो मतलब कंपेयर कर रहा है। अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो जो भी कंडीशन दी होगी वो कर लेगा। तो दिस इज़ रिलेशनल। ठीक है, और लॉजिकल में क्या होता है कि आपके ये दो साइन दिए हुए हैं, एक तो ये 2 बार एंड साइन है और एक बार ये 2 है, तो इसको तो कहते हैं एंड ऑपरेटर, और इसको ये 2 पाइप साइन है, इनको कहते हैं और ऑपरेटर। तो एक x ग्रेटर देन y या नहीं सॉरी और x इक्वल्स टू, अगर x जो है वो y से बड़ा है और x जो है 5 के बराबर है तो जो भी कंडीशन दी होगी वो होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। अगर a की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है तो जो भी आपकी कंडीशन होगी, जो एक्सप्रेशन के आगे जो आप कंडीशन रखोगे, तो जैसे क्या हो गया हमारा, लॉजिकल हो गया। ठीक है, फिर आया बिट वाइज एक्सप्रेशन। These type of expression are used to manipulate data at bit level. They are used for testing or shifting bits. Example, a आपका less than 3 है तो ये क्या करेगा, शिफ्ट 3 बिट्स पोजीशन टू लेफ्ट। 3 बिट्स को, 3 लिखा है ना, तो उस बिट को 3 पोजीशन से लेफ्ट कर देगा। ठीक है, वैसे ही शिफ्ट किसको करेगा, नीचे वाले को 1 कर देगा राइट साइड। x ग्रेटर देन 1 है ना, तो शिफ्ट 1 बिट पोजीशन टू राइट। ठीक है, फिर आ गया स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, चेन्ड असाइनमेंट, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 10। a b चेन बन रही है, मतलब c ऐसे करके 10 है ना, यहाँ पे उसने भी सिर्फ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c 10 दिया है। तो अब इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो 10 है, बट a की क्या है, a की भी 10 है। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू b है, b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू b है, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 हो गई। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज एम्बेडेड असाइनमेंट। अब ये क्या है, a इक्वल्स टू b, ब्रैकेट्स में b इक्वल्स टू 20 प्लस 5, b इक्वल्स टू 20 इज देन असाइनमेंट एक्सप्रेशन कॉल्ड एम्बेडेड असाइनमेंट। जो बीच में आपका ब्रैकेट्स में दे दिया वो आपका क्या कहलाएगा, एम्बेडेड असाइनमेंट। वैल्यू 20 इज असाइन टू b है ना, b में हमारी वैल्यू 20 है,
एंड देन द रिजल्ट इज असाइन टू ए, और फिर रिजल्ट किस में जाके स्टोर हो रहा है, ए में। बी की वैल्यू 20, ए प्लस 5 करके जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। ठीक है। फिर कंपाउंड स्टेटमेंट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर and a binary arithmetic operator. For example, the expression a equals to a plus b can be written as a plus equals to 5. वो कह रहे हैं अगर आपने एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा है a इक्वल्स टू a प्लस b, कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, है ना, तो वो उसको हम a प्लस इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या बता रहा है, कंपाउंड। इसको आप शॉर्ट हैंड भी कह सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा आपने लिखा फिर इसको शॉर्ट करके लिखा, तो दिस इज शॉर्ट हैंड। ठीक है, आगे देखें। द ऑपरेटर प्लस इज इक्वल्स टू कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर प्रीसीडिंग एंड एसोसिएटिविटी। प्रीसीडिंग कैसे करनी है, मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे कोई, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में कौन सी चीज़ को पहले करोगे, पहले आप प्लस करोगे या पहले माइनस करोगे या पहले मल्टीप्लाई करोगे या पहले ब्रैकेट्स हटाओगे। तो अभी तक आपने 10th तक मैथ्स तो पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि आपको मैथ्स में जब ऐसी कोई इक्वेशन मिलती थी तो आप क्या करते थे, वो बोर्ड मास से करते थे। पहले ब्रैकेट्स ऑफ, फिर डिवाइड, फिर एम मल्टीप्लाई, फिर ए ऐड, फिर एस सब्ट्रैक्शन, इस प्रेसिडेंस में करते थे ना, वैसे यहाँ पे होती है आपकी। इफ़ मोर देन ऑपरेटर आर इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, मतलब एक बहुत बड़ा इक्वेशन है, तो वो प्री डिफाइंड रूल्स ऑफ प्रायोरिटी फॉर द ऑपरेटर कैसे करता है, यूज द ऑपरेटर विद हायर प्रायोरिटी विल एग्जीक्यूट बिफोर एंड द ऑपरेटर विद लोअर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी को पहले एग्जीक्यूट करेगा और बाद में लोअर प्रायोरिटी को करेगा। द रूल इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इफ़ टू और मोर ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस और प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन, अगर प्लस 2 बार आ गया या माइनस 2 बार आ गया, कोई भी ऐसा ऑपरेटर 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, तो उसको क्या कहलाते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, फिर यहाँ उन्होंने ये पूरी नीचे लिस्ट दी हुई है आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस की और एसोसिएटिविटी की। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर। सीक्वेंस, एक के बाद स्टेटमेंट्स आई तो वो क्या होगी, सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड sequentially as they are written in the program. For example, statement 1, statement 2, statement 3, simply. ठीक है। selection structure, 2 or more paths of execution out of which one is selected based on the connection. देखते हैं। पहला if expression is true then statement or finished। पहला उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ सिंपल इफ़, अगर आपकी इफ़ के अंदर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ़, और हम कंडीशन इफ़ लेते हैं तो ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है ना। इफ़, अब मैंने लिखा सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, तो क्या कर दे, सी आउट, और हमने प्रिंट करवा दिया एग्जीक्यूटिव, और हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट शुरू की थी और ये बंद कर दी, है ना, कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या होगा, सैलरी हम आप जब रन टाइम पे सैलरी इनपुट करेंगे, जैसे मैंने 20,000 की, जैसे सिर्फ एग्जांपल है ना, 20,000 या आस्क करेगा कि एंटर द सैलरी, और मैंने 20,000 जब एंटर की तो क्या करेगा, ये आपको क्या प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूटिव। 20,000 से कम करूँगी तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इफ़ ओनली सिंपल इफ़ कर रही हूँ, है ना। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और नेक्स्ट इज इफ़ एल्स, मतलब इफ़ के साथ कोई एल्स कंडीशन, जैसे मैंने इफ़ तो लिया लेकिन उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू फॉल्स कुछ हो रही है तो उसका एल्स पार्ट, जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना, तो क्या करेगा, सी आउट ए, ऑपरेटर्स अगर अपने आप बाद में लगाने, सी आउट ए एल्स सी आउट बी। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दे, और नहीं तो बी को प्रिंट कर दे। तो जब एक बार चेक कर लिया तो दूसरी बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे थोड़ी चेक करेगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन अगर ए बड़ा तो ए प्रिंट कर दे, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए तो बी को बड़ा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली मतलब
अंडरस्टैंड वाली बात है कि अगर दो ही चीज़ें हैं उसमें से अगर एक चीज़ जो है वो फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो है वो ट्रू ही होगी। मतलब एज अगर बी से बड़ा है, अगर नहीं है तो मतलब बी बड़ा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक बार चेक कराया कि ए अगर बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट करें, नहीं तो बी को प्रिंट कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ एल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट नहीं, स्विच से पहले है ये हमारा, नहीं स्विच ही है। स्विच स्टेटमेंट, स्विच में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन दे देंगे हम, मतलब कोई भी कंडीशन दे देंगे और फिर करेंगे कि केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, मतलब कोई भी जो भी हमने कंडीशन दी है वो कंडीशन जहाँ पर भी ट्रू हो रही है वहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक करके स्किप कर देगा। जैसे स्टेटमेंट 1 जो है मेरे कंडीशन से ट्रू नहीं हो रही है तो स्टेटमेंट 2 को चेक करेगा, नहीं हो रही तो स्टेटमेंट 3 को चेक करेगा, नहीं हो रही तो स्टेटमेंट 4, जितनी मतलब स्टेटमेंट्स मैंने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दिए उनको चेक करेगा। और जहाँ मेरी ट्रू हो जाएगी ना स्टेटमेंट, वहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, चाहे फर्स्ट ही हो जाए, चाहे सेकंड हो जाए, चाहे थर्ड हो जाए। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि अगर सारी फॉल्स हैं, अगर सारी फॉल्स हैं तो क्या होगा कि कुछ भी मैसेज नहीं देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑप्शनल है, वैसे ऑप्शनल है, लिखना ज़रूरी नहीं है, पर हम इसलिए लिखते हैं कि अगर सारी फॉल्स हो जाएँ तो कम से कम हमको क्या लिखना है ये तो पता चले ना। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरे को पता है कि मैं वोटिंग के लिए ना कुछ प्रोग्राम बना रही हूँ, डेटाबेस बना रही हूँ। ओके, अब मुझे है ना जो एज है ना जो एंटर करनी है वो मेरे को 18 से जो अबाव है उनकी करनी है। ठीक है, अब अगर एंटर करते करते अगर मैंने 15 कर दी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इस वैल्यू को। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा और फिर बता भी नहीं रहा क्या हो रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी ना। और अगर मैंने डिफ़ॉल्ट में दे रखा है कि प्लीज़ एंटर एज अबाउ 18 तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता चल जाएगा हाँ मेरी गलती कहाँ है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है लूप स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड 0 और मोर टाइम्स। एग्जाम्पल द फॉर स्टेटमेंट। अब आगे आपकी लूपिंग, पहले थी कंडीशंस, अब आगे लूपिंग। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू बी रिपीटेड फॉर प्री डिफाइंड नंबर ऑफ द टाइम। जब कोई स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होती है तो उसको क्या कहते हैं, लूपिंग। सिंटेक्स है फॉर इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट और फॉर इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। स्टेटमेंट वाइल, अच्छा चलो पहले हम फॉर समझते हैं। फॉर मीन्स अगर मुझे 10 तक काउंटिंग लिखनी है तो मैं क्या करती हूँ, Cout 1, Cout 2, Cout 3 ऐसे करके 10 तक लिख सकती हूँ। और 100 तक लिखनी है तो चलो और मेहनत करके 100 तक लिख सकती हूँ। अगर मुझे 1000 तक लिखनी है तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो फिर हमने क्या किया, लूप शुरू किया, लूप दिया हमको सी लैंग्वेज ने। लूप से हम कैसे लिख सकते हैं कि हम पहले इसने हमारे को बता दिया कि इनिशियल वैल्यू, तो मैंने दिया फॉर i इक्वल्स टू 1। किससे शुरू करनी है, i मैंने एक वेरिएबल लिया कोई भी, 1 से शुरू करनी है। फिर टेस्ट कंडीशन, फिर मेरे को यहाँ पे टर्मिनेट हो गया तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने सेकंड लिया i लेस देन इक्वल्स टू 1000। कहाँ तक चले, 1000 तक चले, फिर मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ। और लास्ट इज इंक्रीमेंट टाइप ऑपरेटर i प्लस प्लस और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं जब ये लिखूँगी और फिर इसके बाद नीचे Cout i कर दूँगी तो ये 100 तक मेरी काउंटिंग प्रिंट कर देगा। तो ये मेरी होगी इनिशियल वैल्यू, ये टेस्ट कंडीशन और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विद इन द वाइल आर एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। इट इज़ प्री टेस्ट कंडीशन लूप वाइल कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर वाइल में क्या होता है कि जैसे ही मैंने कंडीशन दी वाइल कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, नहीं तो फिनिश। बस मतलब आप लूप चला रहे हो कि जैसे मैंने बोला वाइल, फिर यहाँ पे लिखा a ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू, मतलब एक जब ये तब तक चलेगा जब तक कि 5 वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 5 नहीं हो जाती। ठीक है, और स्टेटमेंट फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद आएगा द टू वाइल। टू वाइल में क्या होता है कि द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 1 टाइम, एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। अब इट इज़ पोस्ट टेस्ट कंडीशन, एक बार डू फिर स्टेटमेंट और फिर वाइल और फिर कंडीशन। अब दोनों में क्या देखो डिफरेंस बताती हूँ आपको कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया था वाइल में
कि वाइल कंडीशन इज़ ट्रू, तो यहीं पे मैंने बता दी थी कंडीशन, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करे, नहीं तो नहीं करे। और यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले तो बता दिया उसने कि करो काम, ठीक है, और फिर कंडीशन इसने बाद में चेक कराई है। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैंने बोल दिया कि जिनकी 50% से कम आई है वो बाहर चले जाओ यहाँ पे, है ना, तो वो क्या होगा, 50% वाले बाहर जाएंगे, क्योंकि कंडीशन मैंने शुरू में ही लगा दी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डू में मैंने बोल दिया कि आप सारे बच्चे बाहर जाओ, 50% वाले आ जाओ, अंदर आ जाओ, कंडीशन कब लगाई, लास्ट में, तो एक बार तो क्या होगा, सारे ही गए ना बाहर। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहा है कि ये डू वाइल है, ये क्या करता है कि वन टाइम एटलीस्ट ये रन होता ही होता है। ठीक है, उसमें उसने कंडीशन दी थी, फिर उसके बाद चेक करवाया था इसने मतलब पहले बोलता है डू और फिर स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट बोली वो होगी ही होगी। ठीक है, वो जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है वो यहाँ होगी ही होगी स्टेटमेंट में, जब तक कि कंडीशन इज़ ट्रू है। तो अगर वो फॉल्स शुरू में ही हो जाए तो एक बार तो प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया डू वाइल। So this chapter is completed.